Hello, my super amazing, super awesome, super intelligent children. Welcome you all to the most informative and interesting biology live session on the wonderful platform of Avanti. So, what are we waiting for? This is lecture number 5 on the topic excretory products and their elimination. है ना? तो, what all things we were learning? We were learning about the formation of urine and we had formed it, right? Last class में बना लिया था ना urine, बनाया था कि नहीं? Yes, we had discussed about function of the tubules, right? We had discussed about function of the tubules. चलो एक एक करके एक बार read कर लो. I hope you have read it, but I want you to read it now also along with me. Chalo. So the function of proximal convoluted tubule, it is lined by simple cuboidal brush border epithelium. Simple cuboidal brush bordered epithelium, मतलब single layer of cuboidal epithelium having villi on it, है ना? Brush bordered epithelium, which increases the surface area for reabsorption. Villi will be present and that villi will increase the surface area for reabsorption because nearly all essential nutrients, कितना, how much, 70 से 80% पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी सब रीएब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, ये फंक्शन हो गया रीएब्जॉर्प्शन. ये फंक्शन हो गया रीएब्जॉर्प्शन का, हमने सीखा है लास्ट क्लास में. फिर क्या सीखा था? PCT also helps to maintain pH and ionic balance of the body fluid. ये आपका ये वाला जो है ना, यहां तक किसकी बातें हो रही हैं? रीअब्जॉर्प्शन की बातें हो रही हैं. ये दूसरा वाला जो पार्ट है, ये किसकी बात कर रहा है? सिक्रीशन का. मतलब ये ब्लड से लेगा. रीअब्जॉर्प्शन में ब्लड को देना होता है. आप नेफ्रॉन से ब्लड को देते हो, जो अच्छी चीजें हैं, राइट? और सिक्रीशन में क्या होता है? वो लेता है सिक्रीशन, ब्लड से वो ले लेता है. तो सिक्रीशन भी करता है, सिक्रीशन भी लेता है, कलेक्ट करता है ब्लड से. क्या 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 क्या? सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम, है ना? H+, K+ एंड अमोनिया, इन सब का ये क्या करता है? ले लेता है. किससे किससे ले लेता है? ब्लड से ले लेता है. तो अगर H+ ले रहा है तो ऑब्वियसली pH मेंटेन कर रहा होगा. बॉडी से H+ अगर ले रहा है तो बॉडी में H+ कम हो जाएगा, तो हमारा बॉडी में एसिड कम हो जाएगा. लेकिन यूरिन में क्या होगा? अगर H+ वो अगर वो H+ ले रहा है तो यूरिन का H+ ज्यादा होगा. एंड यूरिन का H+ अगर ज्यादा होगा तो, अगर यूरिन का H+ ज्यादा होगा तो pH कम होगा या ज्यादा होगा? pH कम हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, राइट? ओके. कि ये सेलेक्टिव सिक्रीशन भी करते हैं, मतलब ब्लड से H+, K+ अमोनिया ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली जब वो आयंस ले रहे हैं तो आयनिक बैलेंस करेंगे. H+ ले रहे हैं तो pH बैलेंस करेंगे, है ना? अमोनिया ले रहे हैं क्योंकि अमोनिया पता है ना, मैंने बोला ना, सब कुछ साइज के अकॉर्डिंग हो रहा है. तो हो सकता है कि अमोनिया ब्लड में अभी भी था. अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, हो सकता है ब्लड में अभी भी था, तो वो ब्लड से कहाँ आएगा? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगा. और इतना कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है, देखो, by selective secretion of hydrogen, ammonia and potassium ion into the filtrate and by absorption of SCO3 minus from it. कुछ समझ आ रहा है? सेलेक्टिव मतलब अदला बदली करना. वो बोलेगा चल चल, मैं H+, K+ अमोनिया ले तो रहा हूं ब्लड तेरे से, लेकिन बदले में तुझे क्या दूंगा?
HCO3 माइनस, बदले में क्या दूंगा? HCO3 माइनस। समझे? तो ले क्या रहा है? ये तीनों चीज ले रहा है, दे क्या रहा है? HCO3 माइनस। समझे? चलो, तो इसको याद रखना, H प्लस के प्लस अमोनिया जो हम ब्लड से लेते हैं फिल्ट्रेट में, जो ब्लड से लेते हैं हम पीसीटी में, पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट है ना? हेनली लूप, आई नो यू हैव रेड इट, बट इसको एकदम दिल दिमाग खून सब जगह घुसा लेना है, ठीक है? हेनलीज लूप, अब हेनलीज लूप में को दो चीजों में डिवाइड कर दो, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। देखते हैं क्या क्या होता है। पहला रीएब्जॉर्प्शन पढ़ो। तो रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, मतलब ऐसे वाला जो असेंडिंग लिम्ब ऊपर जाता है ना, उसमें रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। However, यद्यपि this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लगा दो इसको समझने के लिए। समझे? मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो क्या बोला उसने, द असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के बारे में बोल रहा है कि ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन तो नहीं करता, लेकिन ये मेड्यूला पार्ट, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ये हुआ ना, देखो यहां से ग्लोमेरुलस स्टार्ट हुआ, तो ये वाला रीजन कौन सा रीजन था? ये वाला कॉर्टेक्स का रीजन था ना, किडनी का। समझ रहे हो जो मैं बता रही हूं? यहां से आपका किडनी स्टार्ट हुआ ना, तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में ये वाला पार्ट आ जाता है, वो नीचे मेडुला वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कहाँ रहता है? मेडुला वाले पार्ट में। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली क्या एब्जॉर्ब करता था बताओ? मैंने बोला था इम्परमिएबल टू वाटर होता है, बोला था ना, इम्परमिएबल टू वाटर होता है लेकिन परमिएबल टू NaCl होता है। तो अगर NaCl एब्जॉर्ब कर रहा है, मैंने बोला था कि यहाँ पे पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से NaCl आराम से पैसिवली निकल जाएगा यहाँ से। सुनो मेरी बात, NaCl निकला, जैसे ही NaCl निकलता है तो वो डाइल्यूट होने लगता है फिर से, क्योंकि आप सॉल्यूट निकाल रहे हो, तो वो डाइल्यूट होने लगेगा। तो अब क्या, NaCl को निकालने में मुश्किल होती थी, तो यहाँ पे एक्टिव होता है, यहाँ पे पैसिव होता है ना? तो देखो, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा, हाई ऑस्मोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय हाई ऑस्मोलैरिटी? मतलब सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा। ऑस्मोलैरिटी का मतलब सॉल्यूट वहां ज्यादा होना। NaCl इधर आ रहा है ना बच्चा पार्टी, देखो NaCl इधर आ रहा है ना, तो NaCl कहाँ आया? इंटरस्टिशियम में आया ना। और ये कौन सा पार्ट है बच्चा पार्टी? मेड्यूला का पार्ट है ना। तो मेड्यूला के पार्ट में असेंडिंग लूप ऑफ हेनली किसे एब्जॉर्ब कर लिया? NaCl को। तो ये क्या मेंटेन कर रहा है? हाई ऑस्मोलैरिटी। किसका? मेड्यूला के पार्ट का। ये खाली जगह को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियम। सो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी किसने मेंटेन करा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली ने। हमें पता है NaCl यहाँ पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, पैसिवली हो रहा है, क्योंकि हमें पता था इसके पहले क्या हुआ है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली ने इसके पहले पूरा पानी चूस लिया, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके पास सॉल्यूट ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वो आराम से पूरा सॉल्यूट यहाँ पे दिया है और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया है। क्या समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? सब कुछ मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है, मैं बस एक एक लाइन NCERT का समझा रही हूँ कि क्या बोल रहा है वो। अरे भाई, हाँ पे क्लिक करोगे तो समझेगा मुझे भाई, मैं कहाँ से देखूं? हाँ चलो शाबाश। So that is that. Okay. The maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid.
समझे ना, NaCl को एब्जॉर्ब करके मेडुला इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाया। ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाया मतलब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया। समझे? अब पढ़ो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। पढ़ाया है ना मैंने कि डिसेंडिंग वाला परमिएबल टू वाटर होता है लेकिन इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली किसको एब्जॉर्ब किया था? पानी को। उसी को ना बोले थे हम कॉन्सेंट्रेटिंग यूनिट, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा था और फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। ठीक है। सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, descending loop of Henle is permeable to water and almost impermeable to electrolytes, right? This concentrates the filtrate as it moves down. जैसे जैसे वो descending loop of Henle में आएगा नीचे, जैसे जैसे filtrate आपका नीचे आता जाएगा, आपको पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे जैसे नीचे आता रहेगा वैसे वैसे फिल्ट्रेट को आप कॉन्सेंट्रेट करते जाइएगा, पानी का आप रीएब्जॉर्प्शन करते जाइएगा। आप क्या, आपका नेफ्रॉन करेगा, है ना। तो इस यूनिट को हम इसलिए क्या बोलते थे? कॉन्सेंट्रेटिंग यूनिट बोलते थे। ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है ये, द असेंडिंग, अब डिसेंडिंग का कहानी खत्म हो गया। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, मैंने पढ़ाया है ना, असेंडिंग वाला पानी से इम्परमिएबल होता है बट इट इज परमिएबल टू electrolyte. It is impermeable to water but allows transport of electrolyte actively और passively. क्या मुझे बताने की जरूरत है? Actively passively, actively passively Na plus electrolyte है ना, Cl minus electrolyte है ना, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पैसिव गया, ये वाला पार्ट में पैसिव जाता है और थिक वाले पार्ट में क्या होता है? एक्टिवली जाता है। समझ आया एनसीईआरटी का लाइन, है ना। चलो और क्या देखो, therefore as the concentrated filtrate pass upward, जैसे जैसे आपका concentrated filtrate ऊपर ऊपर जाता है it gets diluted। समझ आ रहा है? it gets diluted क्यों? क्योंकि आप NaCl एब्जॉर्ब करते जा रहे हो ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेड्यूलरी फ्लूइड, है ना। ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl जा रहा है मेड्यूला की तरफ। समझे कि नहीं? तो ये यहाँ पे आपका दो चीज बोल दिया इसने, है ना, मजे मजे में दो चीज बोल दिया कि आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो कॉन्सेंट्रेटिंग यूनिट है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो है वो डाइल्यूटिंग यूनिट है। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना। देखो कितना कॉम्प्लिकेट करके लिखा है यहाँ पे, है ना, घुमा फिरा के इलेक्ट्रोलाइट, ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, दिस दैट, है ना, लेकिन समझ आया ना, राइट। तो ये हो गया हेनलीज लूप का रीएब्जॉर्प्शन का कहानी। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, यहाँ सिक्रीशन का कोई कहानी नहीं बताया गया है, यहाँ पे सिक्रीशन का कोई भी कहानी नहीं बताया गया है, राइट। आपको सिक्रीशन सिर्फ पीसीटी में बताया गया, अब सिक्रीशन कहाँ होगा? डीसीटी में होगा, डीसीटी। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से हो रहा है या वासा रेक्टा से हो रहा है। सोच के बताना, अगर किसी ने समझा है तो आंसर दे दोगे, सोच के बताओ। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सिक्रीट कर रहा है या वासा रेक्टा सिक्रीट कर रहा है? आपको पीसीटी को देना है एंड डीसीटी को देना है। तो बिल्कुल सही आकांक्षा, एकदम वंडरफुल, बिल्कुल सही। सबको समझ आ रहा है ना, क्योंकि पीसीटी डीसीटी के चारों तरफ आपको मिलेगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, तो वहां से आपका सिक्रीट हो जाएगा पीसीटी और डीसीटी को। चलो पढ़ लो इसको जल्दी जल्दी। यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बच्चा पार्टी, कंडीशनल, हमेशा नहीं होगा यहाँ पे, कंडीशन है इसकी, तुम्हें रीअब्जॉर्ब कराना है। अच्छा, मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है, मानोगे तभी मैं अब्जॉर्ब करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है कि कभी एडीएच दे दो, कभी एल्डोस्टेरॉन दे दो, तो कभी एडीएच और एल्डोस्टेरॉन दे दोगे तो मैं रीअब्जॉर्ब कर लूंगा। तो इसकी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्या है कि ये एब्जॉर्ब कर लेगा, किसको? Na+ और वाटर को। किसको एब्जॉर्ब करेगा? Na+ और वाटर को। ये कहानी किसकी थी? रीअब्जॉर्प्शन की। इसके अलावा यहाँ सिक्रीशन भी होगा, सेम। सिक्रीशन किसका होगा? मैंने बोला था याद रखना इन 3 नमूनों को, नुमान 3 नमूनों को, H+ K+ एंड अमोनिया, आपके नाम से मिलता जुलता है, H+ K+ एंड अमोनिया। इसका होगा क्या? इसका होगा सिक्रीशन। फिर से देखो, सेलेक्टिव है, बदले में कुछ चाहिए होगा इसको, बदले में कुछ चाहिए होगा, बदले में क्या ले जाएगा? SCO3-। ठीक है, तो DCT इज केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3- एंड इसी के साथ वो क्या करेगा? सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ K+ एंड अमोनिया। क्यों करेगा? बात है आपकी बिल्कुल पक्की, बिल्कुल सेम। पीएच को मेंटेन करेगा, सोडियम पोटेशियम लेवल को मेंटेन करेगा बॉडी में, ब्लड में, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करेगा, है ना? समझे? आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करेगा, सोडियम पोटेशियम आयन को। गॉट इट? तो पीसीटी और डीसीटी में 2 कहानी बताई गई है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की। लेकिन हेनली लूप में बस एक ही कहानी है। नीचे जाओगे तो कॉन्सेंट्रेट करोगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में जाओगे तो डाइल्यूट करोगे। एक और कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनली मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी। कहाँ? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कैसे? बाय रीअब्सॉर्बिंग NaCl, बाय रीअब्सॉर्बिंग NaCl। गॉट इट राइट? चलो अब कलेक्टिंग डक्ट पढ़ो, तो जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ो। कलेक्टिंग डक्ट पढ़ो। दिस इज अ लॉन्ग डक्ट जो आपका कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से लेके पूरा मेड्यूला तक फैला हुआ है ना? पूरा कॉर्टेक्स से लेके मेड्यूला तक फैला हुआ है। इसका ज्यादातर पार्ट आपको मेड्यूला में मिलेगा। यहाँ पे आपका लास्ट चांस है, ये आपका लास्ट चांस है फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने का, क्योंकि इसके बाद हम उसको यूरिन बोलेंगे, है ना? तो यहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अब्सॉर्ब करना चाहेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड ताकि आप कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, एक और चीज देखो, ये कुछ और भी रीअब्सॉर्ब कर रहा है, मैंने बताया था ना। दिस ऑल्सो रीअब्सॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। याद है लास्ट क्लास मैंने बोला था कि इट ऑल्सो एब्सॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। हमें पता है कि हमें यूरिया को बॉडी से बाहर फेंकना है, यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंकना है, बट हमने रखा है इसको। हमारा कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा रीअब्सॉर्ब करके कहाँ ले आएगा? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। क्यों? टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। समझ आ रहा है कुछ? देखो ध्यान से डायग्राम को, समझ आ जाएगा। यहां से आपका NaCl रीअब्सॉर्ब हुआ तो सॉल्यूट बढ़ गया मेडुला में, मेडुला इंटरस्टिशियम में। कलेक्टिंग डक्ट से आपने क्या एब्सॉर्ब किया? यूरिया को रीअब्सॉर्ब कर लिया थोड़ा सा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वाह 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 वाह, है ना? क्योंकि आपने 2 सॉल्यूट यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, NaCl एंड यूरिया, एंड NaCl एंड यूरिया दोनों ही सॉल्यूट। वाह 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 वाह। अब सॉल्यूट इतना ज्यादा तो ऑस्मोलैरिटी तो गगन चूम लेगा, राइट? सॉल्यूट ज्यादा रखोगे तो ऑस्मोलैरिटी बहुत हाई हो जाएगा। और पता है ये वाले रीजन का ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है।
कितना होता है पता है? कितना होता है? 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर। ये ऑस्मोलैरिटी है आपका मेड्यूला वाले पार्ट का। तो कोई आपसे पूछ ले कि मेड्यूला इंटरस्टिशियम में कौन है जो इसके ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाता है, वो कौन शख्स है? NaCl और यूरिया। NaCl असेंडिंग लूप ऑफ हेनली का काम है और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट का काम है। कलेक्टिंग डक्ट से आप थोड़ा सा यूरिया एब्जॉर्ब करते हो एंड लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से NaCl एब्जॉर्ब करते हो एंड दिस हेल्प यू इन कीपिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी इन द medullary interstitium and the value is 1200 milliosmol per liter। क्या बात समझ में आई? Our next topic is, प्रियांशी बताया था लास्ट क्लास में, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे हमें हाई क्यों चाहिए? हम ऑस्मोलैरिटी को हाई क्यों रखेंगे? सोचो सोचो, आपको आंसर देना चाहिए। एक्चुअली मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ का सॉल्यूट ज्यादा रखूं प्रियांशी, अगर मैं सॉल्यूट ज्यादा रखूं तो वाटर पोटेंशियल कम या ज्यादा? अगर मैं सॉल्यूट ज्यादा रखूं तो वाटर पोटेंशियल कम या ज्यादा? वाटर पोटेंशियल कम या ज्यादा? सॉल्यूट को अगर मैं ज्यादा रखूं तो मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हुआ है क्या? नहीं पढ़ाया गया अभी तक। अगर आपका सॉल्यूट ज्यादा होता है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, समझे? तो यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा हो गया मतलब पानी कम। सिंपल तरीके से सुनो, सॉल्यूट अगर ज्यादा हो गया तो पानी कम, पानी कम हुआ ना, तो यहाँ पे पानी कम हो गया तो बेचारे को पानी कौन देगा? प्यासे को पानी पिलाओ। पानी कौन देगा? कौन देगा? लूप ऑफ हेनली देगा। पानी कहाँ से आएगा? लूप ऑफ हेनली। इसीलिए हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या रखते हैं? ऑस्मोलैरिटी ज्यादा रखते हैं ताकि सॉल्यूट को प्यास लगे और प्यास लगने से क्या होगा? लूप ऑफ हेनली से पानी आएगा। यही तो हम चाहते हैं। हम यही चाहते हैं ना फाइनली, कि फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कर दे। ठीक है, गॉट इट? सो दैट इज योर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। हाँ प्रियांशी, मतलब वाटर अब्सॉर्ब हो इसलिए हम यहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी रखते हैं। कूल, बढ़िया। चलो, नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। हम जो फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हमने देखो क्या क्या पढ़ा। हमने यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप पढ़ा, यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप पढ़ा ना। उसके बाद क्या पढ़ा? देखो, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप के बाद हमने एक्चुअली क्या पढ़ा? फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स पढ़ा। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, पीसीटी का फंक्शन क्या, हेनली लूप का फंक्शन क्या, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और मैकेनिज्म कि आप यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, आप फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं। तो आपको पता है कौन कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली कर रहा है ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली कितना पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है? कर रहा है ना। तो क्या मैकेनिज्म है फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने की? बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है एंड उसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर मतलब उल्टा, है ना। मैं कुछ बोलूं, आप मेरे काउंटर कुछ बोलिएगा, मेरे अगेंस्ट कुछ बोलिएगा, राइट? यू विल टेल समथिंग अगेंस्ट मी। काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसी तरह किडनी में भी कुछ इधर जाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो इधर जाना है, तू अपना समझ ले। डायरेक्शन हमेशा उल्टा उल्टा होगा। अब क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म देख के लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जब पढ़ लोगे तो लगेगा ओ ये था क्या। बहुत इजी, सुपर इजी है। देखो, ये भी एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझेंगे, डोंट वरी। पहले ये समझ लो,
काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है? सबको आंखें यूज करनी है एंड लूप ऑफ हेनली को फाइंड आउट करना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही सृष्टि, आंखें यूज करो और लूप ऑफ हेनली को फाइंड आउट करो। ये लूप ऑफ हेनली है, मिल गया? मिल ही जाना चाहिए। दिस इज लूप ऑफ हेनली, ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा। क्या आपको इसमें दो डायरेक्शन दिखती है, एक नीचे जाता हुआ एंड एक ऊपर जाता हुआ? क्या आपको मूवमेंट लूप ऑफ हेनली में दो डायरेक्शन में दिख रहा है, one coming downwards and the other one going upward? So what is it? The movement in loop of Henle is in counter current, right? One is coming down, another is coming up, or another is going up, right? तो लूप ऑफ हेनली में काउंटर करंट में मूवमेंट होता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। गॉट इट? उसी तरह जैसे यहां हुआ है वैसे होगा वासा रेक्टा में। ये है आपका वासा रेक्टा, ध्यान से देखो, क्या वासा रेक्टा में आपको दो डायरेक्शन दिखता है? ये है आपका डिसेंडिंग वासा रेक्टा, नीचे की तरफ जाता हुआ, एंड ये है आपका असेंडिंग वासा रेक्टा, ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो क्या आपको वासा रेक्टा में भी काउंटर करंट दिख रहा है? एक नीचे एक ऊपर, नीचे एंड ऊपर दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा जो देखने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? So this is telling you that in loop of Henle the movement is happening in counter current. Similarly, in the vasa recta the movement happens in counter current. Once it happens downwards and then it happens in upward, downward and upward, counter current. एक पॉइंट ये समझा आपको? एक पॉइंट ये समझा ना? अब इसके साथ एक और पॉइंट समझो, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट समझो क्या हो रहा है। ये बस आपका जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, ये बस आपको क्लैरिटी देने के लिए इतना दूर दूर बनाया गया है, क्लैरिटी देने के लिए इतना दूर दूर बनाया गया है। एक्चुअल में क्या होता है पता है ना? ये आपका क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये आपका क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, राइट? तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के साथ कौन रहता है बताओ? एक्चुअली ये वाला पार्ट आपको यहां होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था, उसके क्लोज रहेगा ना वो। बस समझने के लिए उसको दूर बनाया गया है, समझने के लिए उसको दूर बनाया गया है, ठीक है? थोड़ा क्लियर दिखे आपको। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ, बोलो, ascending loop of Henle is in close proximity with descending vasa recta, yes or no? मैंने पहले भी पढ़ाया है, नया कुछ नहीं बोल रही। ascending loop of Henle is in close proximity with descending vasa recta, पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ाया है ना? yes or no? यस, चलो, हाँ। तो ये वाला आपका इसके साथ है, तो बताओ यहाँ पे भी कुछ उल्टा दिख रहा है आपको? मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनली किसके साथ है? डिसेंडिंग वासा रेक्टा के साथ है। यहाँ पे भी काउंटर करंट दिखता है कुछ? उसी तरह यहाँ देखो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली किसके साथ है? असेंडिंग वासा रेक्टा के साथ है। क्या यहाँ पे भी आपको उल्टा डायरेक्शन दिख रहा है? ऐसी अरेंजमेंट की हुई है, राइट? ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट वो खुद में उल्टे हैं, खुद में वो उल्टे हैं। द वासा रेक्टा has the movement from, you know, in counter direction from downward to upward. Similarly, loop of Henle also has the direction in counter, right? Downward and upward. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, the descending loop of Henle is in close proximity with ascending vasa recta, and the ascending loop of Henle is in close proximity with descending vasa recta. This is also following counter current. Now, the third point, what is it? Look at this very, very, very carefully. अभी अभी बोला था मैंने,
और आपने सुना भी था और माना भी था कि मैम एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली किसके साथ है, इसका रिश्ता किसके साथ है, किसका रिलेटिव है ये, डिसेंडिंग वासा रेक्टा का। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन रहे हो? चलो, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली का काम क्या था बताओ? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली क्या करता था? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली का काम NaCl को एब्जॉर्ब करना है या नहीं? NaCl को एब्जॉर्ब करना है ना? तो NaCl कहाँ गया? इंटरस्टिशियम में गया। पहले तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियम में जाएगा ना। पहले तो इंटरस्टिशियम खाली जगह में चला गया। अब ये NaCl ध्यान से देखो कहाँ चला गया। वासा रेक्टा में जाता हुआ दिख रहा है? एरो को फॉलो करो। क्या ये वासा रेक्टा में जाता हुआ दिख रहा है? कौन से वासा रेक्टा में जाता हुआ दिख रहा है? डिसेंडिंग। तो अगर आप इसका फंक्शन देखते हो तो that is also happening in counter current. The ascending loop of Henle is reabsorbing NaCl and from there it is going to descending vasa recta. Descending vasa recta. फिर ये descending vasa recta कहाँ गया? ascending vasa recta में जाएगा। फिर ये NaCl कहाँ जाएगा? ascending vasa recta में। और यहां से देखो ये फिर कहाँ चला गया? इंटरस्टिशियम को दे दिया। मतलब फिर ये नीचे से ऊपर गया और इंटरस्टिशियम को NaCl दे दिया। एरो को फॉलो करो। तो व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ? द ascending loop of Henle reabsorbs NaCl and since descending vasa recta is in close proximity, इसको यहां मान लो, एक्चुअली यहां पे आपका वासा रेक्टा है तो इसमें NaCl चला गया। फिर ये आराम से फ्लो करेगा। फ्लो किया और कुछ NaCl आपका कहाँ आ जाएगा? फिर से कुछ NaCl आपका फिर से मेड्यूला में आ जाएगा, मेड्यूला इंटरस्टिशियम में आ जाएगा। तो इस तरीके से NaCl का फ्लो होता रहता है और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होता है। ध्यान से अब ऑस्मोलैरिटी को देखो, ध्यान से देखना ऑस्मोलैरिटी को। जब आपका ब्लड फिल्टर हुआ तो पानी ज्यादा था कि कम था? सोचना। जब आपका तुरंत ब्लड फिल्टर हुआ तो पानी उसमें ज्यादा था कि कम था? बताना जल्दी अच्छे से। पानी ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था। तो सॉल्यूट कम था या ज्यादा? पानी अगर ज्यादा तो कंपैरिजन करोगे सॉल्यूट का, सॉल्यूट कम, तो सॉल्यूट कम तो हम सॉल्यूट को हमेशा किससे रिलेट किए हैं? ऑस्मोलैरिटी से। यहाँ पे सॉल्यूट कम था ना, देखो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो पानी रीएब्जॉर्ब कर रहे हो। अगर आप पानी रीएब्जॉर्ब कर रहे हो तो क्या होगा? पानी रीएब्जॉर्ब कर रहे हो धीरे धीरे तो क्या होने वाला है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। एंड जब धीरे धीरे इधर आओगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब यहां आ जाओगे, यहाँ पे तो सोने पे सुहागा है, यहाँ पे आपका NaCl भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो NaCl एब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ का ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा हाई है। चलो इसको फिर से समझाती हूँ, दो तरीके से समझेंगे। पहले फिल्ट्रेट के बारे में सोचते हैं। पहले किसके बारे में सोचते हैं? फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी के बारे में सोचते हैं। उसके बाद इंटरस्टिशियम का सोचेंगे। तो चलो फिल्ट्रेट के बारे में सोचो। जैसे ही वो फिल्टर होगा तो क्या होगा? ऑस्मोलैरिटी उसका कम होगा क्योंकि पानी उसमें ज्यादा है। पानी ज्यादा है ना। देखो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो आप पानी को भेजते जा रहे हो। आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में आप पानी को भेजते जा रहे हो, रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है। भेजते जा रहे हो ना, रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो देखो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी बढ़ता जा रहा है कि नहीं? क्योंकि आपने पानी को भेज दिया तो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी बढ़ता जा रहा है। देखो कितना बढ़ गया, 1200 तक हो गया। हो गया ना। अब इतना बढ़ गया है तो क्या होगा? अब इतना बढ़ गया है तो अब एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली पानी को तो परमिएबल है नहीं, पानी को भेज नहीं सकता। प्लस आपका ऑस्मोलैरिटी फिल्ट्रेट का बहुत ज्यादा हो चुका है। आपका एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है,
NaCl जाएगा यहाँ से, तो देखो धीरे धीरे NaCl जाएगा। जब NaCl जाएगा तो सॉल्यूट फिल्ट्रेट से जा रहा है कि नहीं, ध्यान से सोचना। सॉल्यूट फिल्ट्रेट से जा रहा है ना, तो देखो ऑस्मोलैरिटी को क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप NaCl देते जा रहे हो, NaCl देते जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप NaCl देते जाओगे फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कम हो रहा है कि नहीं, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कम हो रहा है कि नहीं, यस और नो, आई वांट द आंसर। आपको समझ आया कि नहीं? देखो ये पूरा समझने वाला टॉपिक है, समझ हो गया? तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी। तो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी कहाँ से कहाँ जाता है, देखो कॉर्टेक्स से अगर मेडुला जाओगे, तो कॉर्टेक्स से मेडुला जाओगे तो फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी क्या है, 300 से 1200 तक जा रहा है ना, 300 से 1200 तक गया, फिर धीरे धीरे वही डिक्रीज होता जा रहा है, धीरे धीरे लगभग आपका फिर से वही आ गया 200-300। ये फिल्ट्रेट की कहानी हो गई। चलो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी देखते हैं। ये तो नेफ्रॉन के अंदर की बात थी, अब नेफ्रॉन के बाहर की बात करते हैं, नेफ्रॉन के बाहर की बात करते हैं, ठीक है? तो देखो नेफ्रॉन के बाहर भी कुछ ऐसा ही सीन है, नेफ्रॉन के बाहर भी कुछ ऐसा ही है। पहले क्या है, पहले क्या है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से क्या एब्जॉर्ब कर रहे हो, पानी, पानी एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो कॉर्टेक्स वाले एरिया में पूरा आपका देखो, कॉर्टेक्स वाले एरिया में आपका पीसीटी वगैरह आ जाएगा ना, कॉर्टेक्स वाले एरिया में आपका पीसीटी वगैरह आ जाएगा, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया आपने, तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे कम हो गया। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, मेडुला की तरफ आ रहे हो, चलो नीचे से स्टार्ट करो तो ज्यादा समझ में आएगा, नीचे से स्टार्ट करो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NaCl बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है कि नहीं, आप NaCl को बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्ब करते हो, प्लस आप यूरिया को रीएब्जॉर्ब करते हो, तो NaCl एंड यूरिया रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो NaCl यूरिया अगर बहुत ज्यादा है ये वाले पार्ट में, तो इसका ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा होगा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो क्या हो रहा है, NaCl थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा है। आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो NaCl थोड़ा थोड़ा रीएब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे NaCl कम है, क्योंकि फिल्ट्रेट में NaCl अब कम होता जा रहा है ना, फिल्ट्रेट में NaCl कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एनीवे एक्टिवली NaCl रीएब्जॉर्ब करना पड़ता था, तो आप यहाँ पे तो NaCl और यूरिया एब्जॉर्ब करके ऑस्मोलैरिटी बहुत बढ़ा दिए। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे थोड़ा थोड़ा NaCl एब्जॉर्ब होगा, कम कम होगा, और कम कम NaCl एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होगा, कंपैरेटिवली जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑस्मोलैरिटी कम होता जाएगा। तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में है ना, वहां पे भी अगर देखोगे तो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आओगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ता जाता है 300 to 1200। फिल्ट्रेट में भी देखोगे तो फिल्ट्रेट में भी कॉर्टेक्स से मेडुला में आपका 300 to 1200। समझे? यहाँ पे आपका 1200 कैसे हो रहा है, यहाँ NaCl एंड यूरिया की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपका ऑस्मोलैरिटी कम होता जा रहा है, क्योंकि आप NaCl का एब्जॉर्प्शन कम कर रहे हो, राइट? सो दिस इज हाउ इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम एज वेल एज इन द फिल्ट्रेट आपका कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाओगे तो ऑस्मोलैरिटी 300 to 1200 है, ऑस्मोलैरिटी 300 to 1200 है। मतलब कुछ भी देख लो, फिल्ट्रेट देख लो, मेडुलरी इंटरस्टिशियम देख लो, वासा रेक्टा देख लो, हर जगह इन्होंने कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ क्या मेंटेन करके रखा है, 300 to 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये इन्होंने कैसे किया, हाउ वॉज दिस पॉसिबल? दिस वॉज पॉसिबल बाई काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना, कि यहाँ से NaCl एब्जॉर्ब जैसे ही NaCl एब्जॉर्ब किया
तो किसको दे दो? वासा रेक्टा को दे दो। जैसे ही वासा रेक्टा को दोगे तो वासा रेक्टा का भी ऑस्मोलैरिटी सेम हो गया, जैसा वहां था वैसा यहाँ पे भी हो जाएगा, राइट। जैसे ही आपने NaCl इसको दिया तो NaCl वासा रेक्टा को भी दे दो। तो जैसे ही वासा रेक्टा को दोगे धीरे धीरे इसका ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे देखो NaCl यहाँ पे वापस दे दिया, तो NaCl वापस दे दोगे तो क्या होगा? ऑस्मोलैरिटी फिर कम होने लगेगा। यहाँ पे पूरा रीएब्जॉर्ब हो गया, सबसे ज्यादा NaCl यहीं पे रिलीज हुआ ना, यहीं पे रिलीज हुआ, पूरा NaCl इसको दे दिया, तो यहाँ पे भी आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे NaCl वापस जा रहा है, NaCl वापस जा रहा है, और जैसे ही वापस जाएगा क्या होगा? इसका ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब इन्होंने काउंटर करंट मैकेनिज्म का इतना बेतोड़ यूज किया है, इतना लाजवाब तरीके से यूज किया है कि हर जगह इन्होंने 300 to 1200 मेंटेन करके रखा है कॉर्टेक्स से मेडुला तक। हाउ दे मेड इट पॉसिबल? बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। किसको किसको समझ में आया जो मैंने बोला? क्लिक ऑन यस जिसको जिसको समझ में आया, अदरवाइज मैं फिर से समझा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज हो रही है, एक ही चीज हो रही है, जो मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में वही चीज हो रही है, लेकिन मैंने इसको अभी सॉल्यूट के टर्म्स में बता दिया, राइट। वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो वाटर कम है ना? हाँ, तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो हमारा काम तो वही है ना प्रियंका, वाटर को रीअब्सॉर्ब भी तो करना है। तो देखो, जब वाटर रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, वाटर रीअब्सॉर्ब कर रहे हो तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रहा है। वाटर अगर रीअब्सॉर्ब करोगे तो सॉल्यूट बढ़ेगा ना। पानी अब्सॉर्ब कर रहे हो, मान लो एक शुगर सॉल्यूशन लिया आपने, उस शुगर सॉल्यूशन से सिर्फ पानी को निकाल रहे हो और शुगर को छोड़ दे रहे हो, तो शुगर बढ़ जाएगा ना पानी अगर निकालोगे तो। वही बात यहाँ पे भी है, हम पानी निकालेंगे तो इसका तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ता जाएगा ना, राइट। तो सबको समझ आया है एक्सेप्ट सृष्टि, है ना सृष्टि? चलो, तो देखो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ क्या हुआ यहाँ पे, एक एक करके देखो। फिल्टर हो गया ब्लड आपका, फिल्टर हुआ ब्लड तो उसमें पानी ज्यादा है ना, हमें उसको बहुत रीअब्सॉर्ब करना है, राइट। सीखा था ना 125 ml पर मिनट, एक दिन का 180 लीटर होता है, तो हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना यूरिन तो बना नहीं सकते, तो हमको रीअब्सॉर्ब करना है। तो पहले आपका फिल्ट्रेट में क्या कंडीशन है? पानी ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट अगर कम है तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाता है ना। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, आप जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका पानी रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी मतलब सॉल्यूट बढ़ता जा रहा है। इतना सॉल्यूट बढ़ जाता है कि अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में क्या होगा? अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में क्या होगा? NaCl रीअब्सॉर्ब होने लगेगा। तो जब NaCl रीअब्सॉर्ब होने लगेगा तो क्या होगा बताओ? सॉल्यूट कम होने लगेगा। जैसे ही सॉल्यूट कम होगा ऑस्मोलैरिटी कम होने लग गया। इतना समझ में आ गया? हमेशा ऑस्मोलैरिटी को सॉल्यूट से रिलेट कर दीजिए। ओके सृष्टि, इतना समझ गया होगा आपको? अब चलो, अब इसकी बात करते हैं, वासा रेक्टा की बात करते हैं। हाँ, कि वासा रेक्टा में सेम कैसे है, 300 to 1200 कैसे है। देखो, कहां से NaCl निकल रहा है सबसे ज्यादा? यहां से ना, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे था सॉल्यूट का, यहाँ पे पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ था, तो ये डायरेक्ट किसको दिया? यहां से ये किसको दिया? वासा रेक्टा को। तो यहाँ पे देख लो, जैसे ही देगा ज्यादा NaCl हो गया, ज्यादा NaCl मतलब ज्यादा सॉल्यूट, ज्यादा सॉल्यूट मतलब ज्यादा ऑस्मोलैरिटी, फिर यहाँ से ये ऊपर वाले वासा रेक्टा में जाएगा, फिर क्या हो रहा है? फिर ये NaCl को किसको दे रहा है? फिर ये NaCl को देने लगा, किसको? मेडुलरी इंटरस्टिशियम को। तो जैसे जैसे ये NaCl को देगा
इसका सॉल्यूट कम होगा, सॉल्यूट कम होगा मतलब ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगा। तो ये वासा रेक्टा का कहानी समझ आया। अब चलो इसका देखते हैं कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ये कैसे मेंटेन हो पा रहा है। तो बस वही सेम कहानी है, नीचे से ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे आप सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं NaCl और यूरिया को, यहाँ पे आप सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं NaCl और यूरिया को। तो इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा NaCl यूरिया रीअब्सॉर्ब किया इस वाले एरिया में। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका, जैसे जैसे ऊपर जाओगे NaCl का रीअब्सॉर्प्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि आप एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं ना उसको, क्योंकि फिल्ट्रेट में अब NaCl कम हो गया है, तो अब थोड़ा थोड़ा NaCl रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी कम होता चला जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो इस तरीके से आपका हर जगह जब कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाओगे तो 300 से 1200 ही पाओगे, जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, है ना, जहां जाओगे 300 to 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही पाओगे। क्या अब समझ आया सृष्टि? बाकी को तो सबको समझ आ गया है। सृष्टि, डिड यू गेट इट? जल्दी बोलो, आपके लिए पूरा समझाया है मैंने। यस, नो, अभी भी नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगी, डोंट वरी। समझ आ गया? चलो, तो चलो अब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, सब समझ आएगा, पढ़ो तो। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, है ना, ऑब्वियसली हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है। दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। द हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब सुनो, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट in the two limb of Henle's loop, the flow of filtrate in the two limb of Henle loop is in opposite direction, भेजे में गया कुछ, है ना, and thus forms a counter current, उल्टा उल्टा हो गया, समझे? वही सेम चीज इसको क्या बोलेंगे, the flow of blood through the two limb of vasa। ध्यान से सुनो, जब आपका लूप ऑफ हेनली था तब हम फिल्ट्रेट यूज कर रहे हैं, लूप ऑफ हेनली में फिल्ट्रेट यूज कर रहे हैं। जब आपका वासा रेक्टा है वो ब्लड वेसल है ना, तो उसके लिए हम ब्लड यूज करेंगे, दिमाग में घुसा लो इसको। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट, वो भी किस डायरेक्शन में है, दैट इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट, समझे? हो गया ना काउंटर करंट, उसमें भी यही तो बताया था मैंने। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, अब देखो पहला पॉइंट खत्म, अब दूसरा पॉइंट सुनो, प्रॉक्सिमिटी कौन किसके पास है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनली लूप एंड वासा रेक्टा, हेनली लूप और वासा रेक्टा, एज वेल एज the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium from 300 cortex वाले पार्ट में to 1200 inner medulla वाले पार्ट में। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा है ये एक बार में सब कुछ बोल दिया। ये बोल रहा है कि हेनली लूप और वासा रेक्टा जो क्लोज है ना, प्लस उनके बीच में जो काउंटर करंट हो रहा है ना, उसकी वजह से ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर लेते। कैसे? तो 300 से 1200 तक। अब कैसे किए? दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। बोलो नहीं बताया मैंने, बोलो नहीं बताया मैंने, बोलो बताया कि नहीं बताया? बताया मैंने, है ना। द ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। तो देखो NaCl कहाँ से गया था, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप, है ना, असेंडिंग वाले से जाता है NaCl, which is exchanged with the descending limb। अभी अगर नहीं समझ आया तो फिर प्रॉब्लम है, पूरा सेम चीज है जो मैंने बोला है। मान लो ये आपका
असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये किसको दे रहा है बताओ, ये किसको दे रहा था, वासा रेक्टा को ना। कौन सा वासा रेक्टा को, डिसेंडिंग वाले को। यहां से NaCl निकलता है, ये किसको देता है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा को देता है। फिर ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा से NaCl फ्लो होता है, यहां जाता है, और असेंडिंग वासा रेक्टा से फिर से NaCl बाहर निकल जाता है ना। तो देखो, NaCl is transported by ascending loop of Henle which is exchanged with descending limb of vasa recta। यहां से डिसेंडिंग वासा रेक्टा को हमने दे दिया, समझे। उसके बाद NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। NaCl फिर से वापस आ जाता है इंटरस्टिशियम में, किससे, असेंडिंग वासा रेक्टा से। ये असेंडिंग है ना, समझे, जो मैंने समझाया है वही लिखा है यहाँ पे। NaCl is transported by ascending limb exchanged with descending limb। NaCl फिर से वापस आ जाता है वासा रेक्टा के असेंडिंग वाले लिम्ब से। सिमिलरली उसी तरह की कहानी यूरिया के साथ होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कहां से आता है, कलेक्टिंग डक्ट से आता है। यूरिया कहां से आता है, कलेक्टिंग डक्ट से। मान लो ये आपका लूप ऑफ हेनली है, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाला आपका कलेक्टिंग डक्ट है, तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया जाएगा। तो बताओ ये यूरिया कहाँ जाएगा, ये यूरिया कहाँ जाएगा मुझे बताओ। ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, तो ये यूरिया किस में जाएगा बताओ, असेंडिंग में जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में जाएगा, या डिसेंडिंग में जाएगा। सोचो, यहां से कलेक्टिंग डक्ट यूरिया रीअब्सॉर्ब किया, ये यूरिया थोड़ा सा यूरिया किस में जाने का चांसेस है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, असेंडिंग में ना, बिल्कुल सही। ओके, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ, नीचे वाला थिन होता है ना, नीचे वाला सेगमेंट थिन होता है, ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप which is transported back to the interstitium by collecting tubule। है ना, कहानी मेंटेन होते रहती है, यहां से निकला, यहां घुसा, फिर वापस आएगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर ऐसे साइकिल चलता रहेगा। क्योंकि यूरिया का काम तो बस इतना है ना कि कॉन्सेंट्रेशन इंटरस्टिशियम में बढ़ा के रखो ताकि हम पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया एब्जॉर्ब करोगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली को दोगे, इसी रास्ते से इसको वापस आना है, और फिर यूरिया फिर से कलेक्टिंग डक्ट आपको देगा बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। द above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle loop and vasa recta is called as counter current mechanism। इसी को क्या बोलते हो, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि आपका वासा रेक्टा और हेनली लूप सक्सेसफुली करते हैं। एंड दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी से आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करते हो फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर साइड ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, फ्रॉम 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर टू 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, सो दैट इज दैट।